हेलो, एमए फाइनल पॉलिटिकल ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको राज्यों का विकास, द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट के बारे में बताएंगे। राज्य का वर्तमान स्वरूप एक लंबे विकास का परिणाम है। इसका प्रारंभ अरस्तु के इस कथन से सिद्ध होता है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य व्यवस्था भी उतनी प्राचीन है जितना कि स्वयं मानव। विकास के प्रत्येक चरण पर लोगों को ऐसी आवश्यकताएं एवं मांगें रही हैं जिनको वे स्पष्ट संतुष्ट नहीं कर सकते, इसलिए वे सामाजिक समूह की रचना करते हैं। ये समूह वातावरण के अनुसार प्रकृति और क्षेत्र की दृष्टि से भिन्न रहते हैं। वास्तव में राज्य का विकास मात्र सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का ही परिणाम नहीं, अपितु भौगोलिक वातावरण भी इसके लिए उत्तरदायी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये कथन एक विशेष युग एवं क्षेत्र के आधार पर कहा गया था। ये कथन वर्तमान समय के लिए भी सही है, किंतु राज्य की स्थापना से पूर्व की प्राकृतिक अवस्था क्या थी, किस तरह की थी, इसमें व्यक्ति का जीवन कैसा था, आदि तथ्य प्रागैतिहासिक काल के हैं। सामान्य रूप से ये प्रतीत होता है कि जब मानव समूह की संख्या कम थी, संभवतः उस समय उसके मध्य संपर्क नहीं होगा, किंतु ये कल्पना की जाती है कि जो इन समूह की संख्या बढ़ती गई और उसके मध्य की जटिलताएं बढ़ती चली गई, त्यों उनका पारस्परिक संबंध भी विकसित हुआ। ये संबंध प्रारंभ में हिंसात्मक रहा होगा, जो क्रमशः सहयोग में बदलता गया। यहाँ हम राज्य की उत्पत्ति के संबंध की विविध विचारधाराओं में न केवल राज्य के क्रमिक विकास तक की ही सीमित रखेंगे, क्योंकि राजनीतिक भूगोल में राज्य एवं वातावरण के संबंध को स्पष्ट करने में सहायक होता है। राज्य विकास प्रक्रिया के आधार पर हम क्रम को अध्ययन की दृष्टि से 3 कालों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है वर्तमान काल। अब इसमें आपको बताएंगे, पहला है प्राचीन काल। ये निश्चित ज्ञान नहीं है कि सर्वप्रथम राज्य व्यवस्था का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ, किंतु ये तथ्य सर्वमान्य है कि राज्य ऐतिहासिक विकास का प्रतिफल है। अनेक ऐतिहासिक तथ्य इसको स्पष्ट करते हैं कि राज्य के वास्तविक स्वरूप का उद्भव मिस्र में सर्वप्रथम हुआ। मिस्र की 3 महाद्वीपों के संदर्भ में स्थिति का यहाँ के शक्ति विकास पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। मिस्र ने अनेक जातीय सामंती झगड़ों के पश्चात स्थायित्व प्राप्त किया। इसका स्वरूप सैनिक था तथा इसका प्रभाव दूर क्षेत्रों पर भी था। मिस्र की उस समय की सरकार एवं प्रशासन अधिक जटिल था। प्रशासनिक दृष्टि से संगठित रूप में सर्वप्रथम ग्रीस, इटली के नगर राज्यों का प्रमुख स्थान है। यद्यपि ये अत्यधिक छोटे थे, किंतु सैनिक एवं आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ थे। पश्चिमी जगत में रोमन साम्राज्य का प्रारंभ ईसा से 350 वर्ष पूर्व हुआ, जबकि रोम के नगर राज्यों ने इटली के नगर राज्यों को जीतना प्रारंभ किया। रोमन साम्राज्य का अधीन एक नवीन राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की गई। रोमन साम्राज्य की व्यवस्था को प्रोफेसर मोडी ने प्रथम विशाल राजनीतिक राज्य की संज्ञा दी है। इसमें राज्य के तीनों तत्व अर्थात मनुष्य, क्षेत्र और संगठन स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। रोमन साम्राज्य की कानून व्यवस्था अत्यधिक सफल थी। यही नहीं, अपितु उन्होंने प्रशासन की सफलता के लिए सर्वप्रथम सड़कों का महत्व समझा एवं उनका प्रयास यही था कि सभी सड़कें साम्राज्य के विभिन्न भागों में रोम से संयुक्त हो जाएं। दूसरा है मध्यकाल। रोमन साम्राज्य ईसा के बाद 4वीं शताब्दी से समाप्त हो गया। इसके बाद जो अर्ध जंगली वातावरण पनपा वह अंध युग, डार्क एज के नाम से इतिहास में जाना जाता है। इस स्थिति में धीरे धीरे सामंतवाद की व्यवस्था का विकास हुआ।
इस व्यवस्था में सत्ता, अर्थव्यवस्था, जीवन को सामान्य रूप से विकेंद्रीकृत कर दिया गया था, जिसके निम्न स्तर पर भूमि हर था। धार्मिक भावना के रूप में चर्च का पूर्ण प्रभाव था। इस प्रकार की दमन व्यवस्था के कारण निम्न वर्ग एवं मध्यम वर्ग में कर्मिक विद्रोह की भावना का जन्म हुआ। 14वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक यूरोप विश्व की घटनाओं का केंद्रीय रंगमंच रहा। 1500 तक कुल राज्य यूरोप की सीमाओं में विकसित हुआ। इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तीसरा है वर्तमान काल। उपयुक्त कालों में राज्यों की शक्ति एवं कानून का विकेंद्रीकरण हो रहा है। वर्तमान राज्य की विशेषता व्यक्त करते हुए डॉक्टर मूडी ने लिखा है कि आधुनिक युग का राजनीतिक इतिहास एक व्यक्ति या सुविधा संपन्न कुछ व्यक्तियों के प्रभुत्व की सफलतापूर्वक कुचलने की कहानी है, जिसके फलस्वरूप संसदीय सरकार का विकास हुआ तथा स्वायत्त शासन का विस्तार हुआ। इसे इस तात्पर्य नहीं है कि राज्य के विकास की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी, अपितु इस कार्य आज भी चल रहा है। वर्तमान राज्य के विकास में अनेक तत्वों के प्रभाव डाला है, जैसे प्रतिनिधि सरकार, औद्योगिक क्रांति, जनसंख्या का परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास, राज्यों की आपसी निर्भरता आदि। फलस्वरूप राज्य व्यवस्था को प्रथम महायुद्ध से पूर्व यूरोप तक सीमित थी सर्वव्यापी हो गई। वर्तमान समय में राज्यों का स्वरूप एक जटिल रूप में हुआ, जिसको राष्ट्र राज्य की संज्ञा दी जाती है, जिसके अंतर्गत राज्यों के गठन का आधार राष्ट्रीय भावना हो गया है। राज्य की विकास प्रक्रिया के वर्णन के पश्चात इसकी मूलभूत विशेषताओं का स्पष्टीकरण करना बहुत आवश्यक है। वर्तमान राज्य की सर्वप्रथम विशेषता उसकी संप्रभुता सोवरेनिटी है, अर्थात राज्य का अपनी सीमाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र एवं निवासियों पर नियंत्रण रहता है। इसी माध्यम से राज्य आंतरिक प्रशासन एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिचालित करता है। राज्यों की द्वितीय विशेषता राष्ट्रीयवाद का सिद्धांत है। ये एक मनोवैज्ञानिक अथवा भावात्मक गुण माना जाता है जो राज्यों को एकता के सूत्र में बांधता है। तृतीय विशेषता राष्ट्रीय शक्ति है, जिसके द्वारा राज्य को कार्य करने की सामर्थ्य प्रदान की जाती है। उपयुक्त राजनीतिक विशेषताओं के अतिरिक्त राज्य के विभिन्न भौगोलिक उपादान भी राज्यों को विशिष्टता प्रदान करते हैं, जिनका विवेचन इस अध्याय में राज्य के भौगोलिक स्वरूप के अंतर्गत किया जाएगा, जो आगे है। राज्यों के विकास के संबंध में राजनीति शास्त्र में विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। वे हैं देवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, आनुवंशिक सिद्धांत तथा विकासवादी सिद्धांत। देवीय सिद्धांत में राज्य को ईश्वरीय देन माना गया है या माना जाता है, जबकि शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत जो समुदाय व्यक्ति शक्तिशाली होगा वह राज्य का शासन और निर्माता होगा। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में हाब्स, लॉक, रूसो जैसे विद्वानों ने प्रतिपादन की। उनके अनुसार मनुष्य सामाजिक प्राणी है और सामाजिक समस्याओं और परस्पर सहयोग से राज्य की उत्पत्ति होती है। आनुवंशिक सिद्धांत राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम मानते हैं, किंतु सत्ता पितृ अथवा मातृ में विश्वास करते हैं। वास्तव में राज्य का विकास क्रमिक दीर्घकालीन प्रक्रिया से हुआ है। वास्तव में राज्य का जो विकास हुआ है क्रमबद्ध दीर्घकालीन धीरे धीरे प्रक्रिया से हुआ है। यही विकासवादी सिद्धांत का मूल है। सिस्टेमेटिक जिसकी बात कर रहे हैं वह विकासवादी सिद्धांत का मूल है। इस विकास में भौगोलिक पर्यावरण की महत्वपूर्ण
भूमिका रही है, जिससे भौगोलिक प्रारूप का विकास हुआ है। धन्यवाद।